नमस्कार दोस्तों, वाई एस नर्सिंग एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर आज आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक स्पेशल KGMU के लिए क्लास नंबर 43 लेकर आए हैं। जो KGMU एग्ज़ाम हमारा जो 26 नवंबर को होने वाला है दोस्तों, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्लास आपके लिए साबित होने वाली दोस्तों। तो चलिए बगैर देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, Which of the following test of infertility determine the blockage of the fallopian tube? fallopian tube दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों? क्वेश्चन ने पूछा है कि इनफर्टिलिटी को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करोगे जिससे ये पता चलेगा कि fallopian ट्यूब ब्लॉक है। तो क्या आंसर जाएगा दोस्तों? कौन सा टेस्ट होगा जो ये बताएगा कि fallopian ट्यूब ब्लॉक है? fallopian ट्यूब जब ब्लॉक होती है दोस्तों तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, और फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होगा तो नन्ना मुन्ना जो हमारा गोलगप्पा है वो पैदा नहीं होगा, उसके बनने की शुरुआत नहीं होगी दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सा टेस्ट होगा जो fallopian ट्यूब को बताएगा कि ये ब्लॉक है? आंसर गैस कीजिए दोस्तों। दोस्तों अगर पोस्ट कोटिल टेस्ट की बात की जाए तो ये दोस्तों स्पर्म की मोटिलिटी चेक करने के लिए किया जाता है। पोस्ट कोटिल जो टेस्ट होता है दोस्तों, वो स्पर्म की मोटिलिटी चेक करने के लिए ये टेस्ट यूज़ किया जाता है। और इसी टेस्ट का अगर हम सेम नाम बोलें, जो सेम होगा जो स्पर्म की मोटिलिटी चेक करवाता है, उसी को हम हुनेर टेस्ट भी बोलते हैं। हुनेर टेस्ट और पोस्ट कोटियल टेस्ट दोस्तों ये दोनों एक ही टेस्ट होते हैं। और अगर जो fallopian ट्यूब को ब्लॉकेज के बारे में बताता है उस टेस्ट का नाम है दोस्तों रूबेन टेस्ट। ये fallopian ट्यूब की ब्लॉकेज को बताता है कि ब्लॉकेज है या नहीं है। तो इसलिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, Which of the following are risk factor for childhood psychiatric disorder? दोस्तों क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है कि बचपन में बच्चे में पाए जाने वाले मानसिक रोग की बीमारियों का जो कारण होता है वो क्या होता है, जो मानसिक रूप से बीमारी होती है। क्वेश्चन दोस्तों अगर आम भाषा में पूछा देखा जाए तो क्वेश्चन ने ये पूछा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर जो मानसिक रूप से जो बीमारी होती है वो किस कारण से होती है। बचपन में जो छोटे बच्चों में जो मानसिक रूप से बीमारी देखने को मिलती है वो किस कारण से होती है दोस्तों? तो आंसर गैस कीजिए दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों अगर पेरिटेनियल साइकोपैथोलॉजी की बात की जाए, या फिर रिपीटेड अर्ली सेपरेशन फ्रॉम पेशेंट की बात की जाए, या हर्ष और इंडिकेट पेरेंट्स की बात की जाए, या फिर ऑल ऑफ दी अबव, तो आंसर क्या जाएगा दोस्तों? यहाँ पर अगर हम पेरेंटल साइकोपैथोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है दोस्तों, माँ बाप के अंदर जो बीमारी होती है, माँ बाप अगर मानसिक रूप से कमज़ोर हैं तो वो बच्चों में भी देखने को मिल सकती है। और अगर रिपीटेड अर्ली सेपरेशन फ्रॉम पेशेंट की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, माँ बाप से अलग कर दिया जाता है बच्चे को, तो उसके कारण भी देखने को मिल सकती है। और हरासमेंट और इंडिकेट पेरेंट्स की बात की जाए, यानी जो माँ बाप अपने बच्चे को बार बार डांटते हैं, ज़्यादा परेशान करते हैं, जो मतलब पेशेंट को बिल्कुल साइको टाइप बना देते हैं, तो उसके कारण भी ये कंडीशन हो सकती है। तो इसलिए राइट आंसर जाएगा दोस्तों आपके सामने ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, When teaching a patient about multiple myeloma, which intervention should the nurse stress? दोस्तों क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है कि एक मल्टीपल माइलोमा का पेशेंट है तो नर्स कौन से इंटरवेंशन के लिए गंभीर हो जाएगी या सतर्क हो जाएगी, या कौन से मतलब इंटरवेंशन पर ज़्यादा फोकस करेगी दोस्तों? मल्टीपल माइलोमा का पेशेंट है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपके सामने? मेंटेन बेड रेस्ट, या रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक, या ड्रिंक एट लीस्ट 3 लीटर ऑफ फ्लूइड डेली, या कीप द लोअर एक्सट्रीमिट्स एलिवेटेड।
तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपके सामने? तो यहाँ पर दोस्तों अगर जो मल्टीपल माइलोमा का जो पेशेंट होता है दोस्तों, उसमें मेंटेन बेड रेस्ट की कोई ज़रूरत होती नहीं है। और अगर ऑप्शन बी की बात की जाए, रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक, तो यहाँ पर ये कंसेप्ट भी कुछ नहीं बनता है दोस्तों। और अगर कीप द लोअर एक्सट्रीमिटी एलिवेटेड की बात की जाए तो ये आंसर भी आपके सामने गलत होगा। तो इसलिए राइट आंसर जाता है दोस्तों मल्टीपल माइलोमा में आपका ड्रिंक एट लीस्ट 3 लीटर फ्लूइड डेली, यानी 3 लीटर पानी कम से कम उस पेशेंट को पिलाना ही पिलाना है। सॉरी दोस्तों। और जो मल्टीपल माइलोमा क्या होता है दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ। मल्टीपल माइलोमा होता है दोस्तों बोन का कैंसर, या बोन के अंदर जो मिनरल पाए जाते हैं उनके अंदर कैंसर देखने को मिलता है, उसको हम मल्टीपल माइलोमा बोलते हैं। और मल्टीपल माइलोमा के पेशेंट के अंदर दोस्तों बोन के अंदर क्या होता है, कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, उसको हम हाइपर कैल्सीमिया बोलते हैं। और अगर कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा दोस्तों तो उसमें क्या होगा, सुपर सैचुरेशन देखने को मिलेगी। और अगर सुपर सैचुरेशन होगी दोस्तों तो वो क्या करेगी, वो कैल्शियम स्टोन के रूप में बदल जाएगी। यानी कि इस पेशेंट के अंदर मोस्टली जो बोन कैंसर का पेशेंट होता है दोस्तों, उसके अंदर आपको मोस्टली स्टोन देखने को मिलेगा। और वो किसके कारण, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ गया है, और कैल्शियम का लेवल ज़्यादा बढ़ने के बाद उसने स्टोन का आकार ले लिया है। तो इसलिए राइट आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि मल्टीपल माइलोमा के अंदर कैल्शियम बढ़ेगा या घटेगा। तो मल्टीपल माइलोमा के अंदर दोस्तों आपको हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलेगा। उसमें क्या होता है, हाइपर कैल्सीमिया में सुपर सैचुरेशन होती है दोस्तों, और कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है दोस्तों। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। Pap-Nicolau smear is usually done to determine cancer of। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े दोस्तों। जो Pap-Nicolau smear जो टेस्ट होता है दोस्तों कैंसर के लिए किया जाता है, वो कौन से कैंसर की जांच के लिए किया जाता है दोस्तों? Pap-Nicolau स्मीयर होता है दोस्तों, इसको हम पैप स्मीयर भी बोलते हैं, पैप स्मीयर टेस्ट। और ये किसके लिए किया जाता है दोस्तों, तो आंसर दीजिए। ये किया जाता है दोस्तों सर्विक्स कैंसर को चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, पैप स्मीयर के अंदर सर्वाइकल म्यूकस को चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है। जो सर्विक्स का जो सर्वाइकल जो म्यूकस होता है उसको हम चेक करते हैं, उससे पता चलता है कि उस पेशेंट के अंदर सर्विक्स का कैंसर तो नहीं है। तो इसलिए राइट आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। विच ट्रिम रेफर्स टू प्रीपेट्यूल एबनॉर्मेलिटी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, विच ट्रिम रेफर्स टू प्रीपेट्यूल एबनॉर्मलिटी। प्रीपेट्यूल एबनॉर्मलिटी का क्या मतलब होता है दोस्तों, प्रीपेट्यूल जो एबनॉर्मलिटी होती है दोस्तों उसको हम बोलते हैं परसीव करना। परसीव जो हमारे जो बॉडी पार्ट होते हैं वो परसीव करते हैं, और जो हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं दोस्तों वो हमारे परसीव कौन कौन करते हैं दोस्तों। हमारे शरीर के अंदर हमारे 5 ऑर्गन होते हैं, 5 प्रकार होते हैं जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं हमारे। एक का नाम होता है दोस्तों डिफेक्टरी, दूसरे का नाम होता है टैक्टाइल, तीसरे का नाम होता है दोस्तों ऑडिटरी, और चौथे का नंबर होता है गैस्टेटरी, और 5 नंबर होता है विजिटरी। और परसीव दोस्तों 2 प्रकार का होता है, एक होता है इल्यूजन और एक होता है हेल्यूजन। तो यहाँ पर कौन आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डिल्यूजन, अटेंशन, हेलुनेशन और ओरिएंटेशन। तो अभी मैंने आपको बताया प्रीपेट्यूल होता है दोस्तों परसीव करना, और 2 प्रकार का होता है इल्यूजन और हेलुसिनेशन। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इल्यूजन तो आपको ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है दोस्तों, हेलुसिनेशन दिख रहा है। तो इसलिए राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हेलुसिनेशन।
ओरिएंटेशन की बात की जाए दोस्तों तो ये कॉन्शियसनेस को देखने के लिए किया जाता है। और अगर डिल्यूजन की बात की जाए तो ये मैंने आपको कई बार बताया है, फॉल्स फिक्स बिलीव, FFB। अटेंशन का मतलब दोस्तों अटेंशन होता है, तो इसलिए राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, परसीव करना। और यहाँ पर दोस्तों एग्जामिनर पूछ भी सकता है सेंसरी ऑर्गन जो मैंने आपको नाम बताए हैं, डिफेक्टरी, टैक्टाइल, ऑडिटरी, गैस्ट्रेक्टरी और विजिटरी। और परसीव करने के दो ऑप्शन होते हैं दोस्तों, इल्यूजन और हेलुसिनेशन। तो इसलिए राइट आंसर होगा दोस्तों आपके सामने ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। एन elderly patient has a wound that is not healing normally. Intervention should be based on which principle or test result? दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक ओल्ड एज पेशेंट है, एक बूढ़ा पेशेंट है, और उसके घाव में हीलिंग में एबनॉर्मलिटी देखने को मिल रही है, यानी कि वो घाव जल्दी से हील नहीं हो रहा है। नॉट हीलिंग नॉर्मली मतलब आसानी से हील नहीं हो रहा है। तो इंटरवेंशन शुड बी बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल और टेस्ट रिजल्ट। तो नर्स उस पेशेंट के अंदर कौन सा टेस्ट या रिजल्ट करेगी जिससे ये घाव जल्दी हील होगा, क्या पता करेगी कि किसके कारण ये घाव जल्दी हील होगा, क्यों वो हील नहीं हो रहा है और किसके कारण वो हील होगा जल्दी से। तो राइट आंसर बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या बनता है आपके सामने? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। यहाँ पर दोस्तों अगर लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट की बात की जाए तो वो वाउंड के अंदर कोई हेल्प नहीं करता दोस्तों। अगर टेस्ट की फाइंडिंग में कुछ प्रॉब्लम है तो घाव के अंदर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। अगर किडनी फंक्शन टेस्ट की बात की जाए तो किडनी फंक्शन टेस्ट KFT जो टेस्ट होता है दोस्तों, उससे हीलिंग का कोई लेना देना नहीं होता है। पुअर वाउंड हीलिंग विच एक्सेप्टेड एज पार्ट ऑफ द गैंगिंग प्रोसेसर, यहाँ पर पुअर हीलिंग एक्सपेक्टेड पार्ट गैंगिंग का कोई प्रोसेस नहीं होता है दोस्तों। ये दोस्तों जैसे जो ओल्ड एज जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर क्या होता है दोस्तों, आपको ओल्ड एज या अडल्ट भी लगा सकते हो आप उसके अंदर, डिमिनिश्ड इम्यून फंक्शनिंग दैट इंटरफेरेंस विद द एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन। दोस्तों ये क्या होता है कि पेशेंट की इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जो वाउंड होते हैं, जो घाव होते हैं, वो पेशेंट की इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। पेशेंट की इम्यूनिटी को बढ़ाया जाएगा या इम्यूनिटी उसकी ऑलरेडी बढ़ी हुई है तो ही पेशेंट के वाउंड की हीलिंग जल्दी होगी। तो यहाँ पर नर्स क्या पता करेगी, कौन सा टेस्ट देखेगी कि पेशेंट की इम्यूनिटी पावर कैसी है, इम्यूनिटी उसकी कैसी है। इम्यूनिटी बढ़ेगी तो ही घाव हीलिंग जल्दी होगा, वाउंड जल्दी हील होगा। इसलिए राइट आंसर जाएगा दोस्तों आपके सामने ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। Which of the following laboratory test provide correct information about pregnancy? दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए सबसे पहले जो करेक्ट जो आंसर आपके सामने दिए गए हैं उनके अंदर करेक्ट आंसर कौन सा है जो ये बताएगा कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। सबसे पहले कौन सा टेस्ट बताएगा कि प्रेगनेंसी हो चुकी है दोस्तों? तो राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। ये आंसर तो मोस्टली हमारे सभी नर्सिंग ऑफिसर को आना चाहिए दोस्तों, शायद ही किसी का गलत होना होगा, या ये आंसर वैसे गलत नहीं होने वाला है। अगर यहाँ पर अल्फा फीटोप्रोटीन की बात की जाए, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AFB बोलते हैं दोस्तों, ये होता है दोस्तों बच्चे के अंदर एबनॉर्मलिटी बताता है। जब माँ के यूट्रस में जब बच्चा होता है, जब हम ये टेस्ट करते हैं अल्फा फीटोप्रोटीन, ये बच्चे की एबनॉर्मलिटी के बारे में बताता है कि बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी है या नहीं है। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी के बारे में पूछा है, एबनॉर्मलिटी के बारे में तो पूछा ही नहीं, तो ये ऑप्शन गलत। अगर कोर्ट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH की बात की जाए दोस्तों, तो CRH में क्या होता है दोस्तों, ये लेबर के बारे में बताता है दोस्तों कि जैसे 40 वीक्स या 38 वीक्स कंप्लीट हो गए हैं, बच्चा बाहर आने की कोशिश कर रहा है, तो ये दोस्तों लेबर प्रोसेस के बारे में बताएगा कि वो बच्चा बाहर आने के लिए तैयार है। ये CRH जो होता है दोस्तों, ये लेबर के कॉन्टैक्ट को बताता है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत। और अगर ह्यूमन क्रोनिक
गोनाडोट्रोपोपिन की बात की जाए HCG, तो राइट आंसर यही जाएगा दोस्तों। HCG टेस्ट होता है जो दोस्तों वो प्रेगनेंसी का करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। और ये कब होता है दोस्तों, ये 8 वीक्स के दिन से रिलीज होता है और 12 वीक पर दोस्तों ये कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि 12 वीक पर प्लेसेंटा बननी शुरू हो जाती है। ये क्वेश्चन आपके सामने एक और बनता है दोस्तों कि जो HCG हार्मोन कब से कब तक मिलता है दोस्तों, 8 वीक्स पर बनना स्टार्ट होता है और 12 वीक्स पर ये धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है, उसके बाद प्लेसेंटा बननी शुरू हो जाती है। तो इसलिए राइट आंसर जाएगा, राइट आंसर होगा दोस्तों आपके सामने ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर FSH की बात की जाए, फॉलिकली स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, तो ये बच्चे की धड़कन के बारे में बताता है दोस्तों। तो इसलिए राइट आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दोस्तों। प्री ऑक्यूपेशन विद ए फियर ऑफ हैविंग ए सीरियस फिजिकल इलनेस नॉट बेस्ड ऑन रियल और ऑर्गेनिक पैथोलॉजी एज। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि एक मरीज है जिसको लग रहा है कि उसको बहुत ही सीरियस बीमारी हो गई है दोस्तों। कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेशेंट है, उसको एक मरीज है, एक क्लाइंट है जिसको ये लग रहा है कि मुझे बहुत ही सीरियस बीमारी हो गई है, लेकिन एक्चुअल में उसको कोई बीमारी नहीं है, कोई पैथोलॉजी सिम्टम उसके अंदर देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो उसको आप क्या बोलोगे कि रियल में पेशेंट को बीमारी है नहीं, लेकिन पेशेंट को लग रहा है कि वो बहुत ही सीरियस बीमारी से वो जूझ रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, गैस कीजिए दोस्तों। तो उस कंडीशन को दोस्तों हम नाम देते हैं हाइपोकोंड्रेसिस। हाइपोकोंड्रेसिस का मतलब होता है दोस्तों कि पेशेंट के अंदर कोई पैथोलॉजिक सिम्टम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई पैथोलॉजिक कंप्लेंट नहीं है पेशेंट के अंदर, लेकिन पेशेंट को लग रहा है कि उसको बहुत ही सीरियस कोई बीमारी हो गई है। और अगर हाइपोथेसिया की बात की जाए तो ये दोस्तों एक साइंटिफिकेट रीजन होता है दोस्तों। और साइकोमेस्टिक की बात की जाती है दोस्तों, तो ये एक डिसऑर्डर होता है दोस्तों। अगर हाइपरटोनिसिटी की बात की जाती है तो ये क्या होता है दोस्तों, मरीज की बॉडी की टोन के बारे में बताता है। हाइपरटोनिसिटी मरीज की बॉडी की टोन के बारे में बताता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर जाएगा आपका हाइपोकोंड्रेसिस। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। इट इज एन इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपके सामने, क्वेश्चन पूछ रहा है कि सांस लेने के दौरान गहराई बढ़ गई है, कि एक मरीज है जिसकी सांस लेने के दौरान गहराई बढ़ गई है, ब्रीथिंग पैटर्न के बारे में बात हुई दोस्तों। ब्रीथिंग पैटर्न बढ़ गया है उसका, तो उसे आप क्या बोलोगे, क्या नाम दोगे? 4 ऑप्शन में थे, 4 ऑप्शन के अंदर से आप क्या नाम लोगे उसका, कि ब्रीथिंग पैटर्न बढ़ गया है, गहराई बढ़ गई है, उसको आप क्या नाम दोगे यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपके सामने? यहाँ पर दोस्तों अगर एपनिया की बात की जाए तो एपनिया क्या होता है दोस्तों, सेसेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में बताता है दोस्तों। ये क्या होता है, सांस लेना पेशेंट का बंद हो जाता है दोस्तों। कि जैसे आपने देखा होगा कई बार कि कोई पेशेंट है आईसीयू के अंदर और वो अगर वेंटिलेटर पर है, वेंटिलेटर नॉर्मली चल रहा है, तो पेशेंट क्या होता है, कई बार अगर आपने पेशेंट को, अगर वॉल्यूम कंट्रोल पे पेशेंट होता है दोस्तों तो 100 to 100 वेंटिलेटर पर डिपेंड होता है। और अगर SIV या CPAP अगर पेशेंट होता है तो पेशेंट कई बार सांस लेना भूल जाता है, तो वेंटिलेटर अलार्म देता है, एपनिया का अलार्म देता है। एपनिया का मतलब होता है दोस्तों कि पेशेंट सांस लेना भूल गया है, तो उसी टाइम हम पेशेंट को जाकर थोड़ा सा टच करते हैं या चेस्ट पर हल्का सा प्रेस करते हैं तो पेशेंट आसानी से सांस लेने लग जाता है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एपनिया। और डिसएपनिया की अगर बात की जाए दोस्तों तो ये क्या होता है, डिफिकल्टी ऑफ रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन के बारे में बताता है दोस्तों, डिफिकल्टी के बारे में। और अगर ऑर्थोपेनिया की बात की जाए तो ये क्या होता है दोस्तों, अपराइट पोजीशन में सांस लेता है पेशेंट, अपराइट पोजीशन में पेशेंट सांस लेता है, तब उसको ये लगता है दोस्तों कि हाँ मैं अब सांस ठीक आ रहा है। और अगर डीप ऑफ रेस्पिरेशन की बात की जाए तो उसको बोलेंगे हम दोस्तों हाइपर एपनिया। हाइपर एपनिया लेंगे। हाइपर एपनिया का मतलब होता है दोस्तों डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, यानी पेशेंट की ब्रीथिंग पैटर्न बढ़ गया है, गहराई बढ़ गई है। और 2-4 नाम और होते हैं दोस्तों। एक हो दोस्तों सफोकेशन। सफोकेशन का मतलब होता है दोस्तों
घुटन होना, कि पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि पेशेंट कह रहा है डॉक्टर साहब मेरे को तो घुटन हो रही है, तो घुटन का मतलब होता है सफोकेशन। और अगर टैकीपीनिया की बात की जाए तो टैकीपीनिया का मतलब होता है दोस्तों रेस्पिरेशन का बढ़ जाना, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो गई है दोस्तों। और अगर पूछे एग्जामिनर ब्रैडीपीनिया, तो ब्रैडीपीनिया का मतलब होता है दोस्तों रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीज हो जाना। टैकीपीनिया रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाना, और ब्रैडीपीनिया रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिक्रीज हो जाना। और सफोकेशन का मतलब होता है दोस्तों पेशेंट को सांस लेने में घुटन हो रही है, कि पेशेंट को लग रहा है कि उसे घुटन हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन की बात की जाए तो राइट आंसर जाता है दोस्तों आपके सामने ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हाइपरएपनिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, और बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। द बेस्ट पोजीशन टू कीप ए पेशेंट आफ्टर द लंबर पंचर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पेशेंट है जिसको लंबर पंचर किया गया था, उसके बाद लंबर पंचर करने के बाद आप पेशेंट को कौन सी पोजीशन पर रखोगे। लंबर पंचर क्या होता है दोस्तों? लंबर पंचर दोस्तों ये हमारा, जैसे हम किसी पेशेंट की सर्जरी करते हैं, जैसे कोई LSCS का पेशेंट है, किसी सिजेरियन होना है किसी पेशेंट का, उसके अंदर हम क्या होते हैं कि लंबर पंचर करते हैं। और कौन से पॉइंट पर किया जाता है दोस्तों? अडल्ट के अंदर L3 और L4 के अंदर लंबर पंचर किया जाता है। और उसमें क्या होता है दोस्तों, ये हमारा जो CSF होता है, तो CSF के अंदर उस इंजेक्शन को हम इंसर्ट करते हैं और उसके बाद सर्जरी स्टार्ट करते हैं। और अगर चाइल्ड की बात की जाए तो चाइल्ड में L4 और L5 पर ये लंबर पंचर किया जाता है। और अडल्ट का मैंने आपको बताया L3 और L4। ये क्वेश्चन भी एक बड़ा ही मज़ेदार है, तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि लंबर पंचर कौन से पॉइंट पर किया जाता है अडल्ट के अंदर, तो L3 और L4। और अगर चाइल्ड के अंदर पूछ ले तो L4 और L5। तो कौन सी पोजीशन दोगे दोस्तों पेशेंट को? तो जो सबसे बेस्ट पोजीशन होती है दोस्तों वो होती है दोस्तों आपके सामने ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सुपाइन टू प्रिवेंट पोस्ट हेडेक। यानी पेशेंट को बिल्कुल फ्लैट लेटाना होता है दोस्तों। यहाँ पर मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ICU के अंदर काम करता हूँ दोस्तों। और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करता हूँ कि जब भी किसी पेशेंट की सर्जरी होती है दोस्तों, सर्जरी के बाद पेशेंट को हमेशा बिल्कुल फ्लैट लेटाया जाता है, बिल्कुल सीधा, बगैर पेशेंट को पिल्लो लगाए तकिया लगाए बिल्कुल फ्लैट लेटाया जाता है स्पाइन पोजीशन में। और पेशेंट को बोला जाता है कि आपको गर्दन नहीं उठानी है, 8 से 10 घंटे तक गर्दन नहीं उठानी है। अगर पेशेंट गर्दन उठाता है तो उसको हेडेक की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और एक बार अगर ये हेडेक शुरू हो जाता है दोस्तों तो ये लाइफ टाइम के लिए हेडेक रहता है। मैं आपको बता देता हूँ, लाइफ टाइम का मतलब ये नहीं कि परमानेंट रहेगा, कभी हो जाता है कभी ठीक हो जाता है, कभी हेडेक हो जाए कभी ठीक हो जाए, कभी हो जाए कभी ठीक हो जाएगा। तो इसलिए पेशेंट को अगर हम लंबर पंचर करते हैं, अगर हम पेशेंट को एनाविन हैवी नाम का जो इंजेक्शन होता है दोस्तों, एनाविन हैवी एम्पुल की फॉर्म में आता है दोस्तों, उसको हम पेशेंट को सर्जरी के दौरान पेशेंट के अंदर लंबर पंचर करते हैं। और अगर वो पेशेंट को हमने किसी पेशेंट को दिया है तो उसके बाद सर्जरी के बाद पेशेंट को बिल्कुल फ्लैट पोजीशन यानी सुपाइन पोजीशन के अंदर रखा जाएगा, ताकि पेशेंट को हेडेक से बचाया जा सके। तो इसलिए राइट आंसर होगा दोस्तों आपके सामने ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, ये थी YS नर्सिंग एकेडमी की तरफ से क्लास नंबर 43। कल हम आपके लिए क्लास नंबर 44 लेकर आएंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली दोस्तों। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने भी हमारे नर्सिंग ऑफिसर हैं जो KGMU की तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।